सातवीं कक्षा के सभी बच्चों को शुभ प्रभातम। हमने भाग 1 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में बहुत कुछ जाना था, समझा था और पढ़ा भी था। तो अब हम भाग 2 में विक्रम साराभाई का पाठ अच्छी तरह समझेंगे। सभी बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक में इस पाठ 6 को अच्छी तरह समझना है और ध्यान रखना है। सभी बच्चे मेरे साथ तैयार हैं ना? तो चले, आज हम डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में जो जानकारी हमें छोड़ दी थी वह आज हम पूरी कर रहे हैं कि डॉक्टर विक्रम साराभाई है वो सन 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। आपने अगले वीडियो में देखा था कि डॉक्टर विक्रम साराभाई है उसके जो मृणालिनी के साथ उसने लग्न सूत्र में या विवाह सूत्र में बंधे थे, फिर उसने कई सारे सौरमंडल या ब्रह्मांड का अंतरिक्ष की सभी तरह के सौरमंडल, प्लाज्मा, परमाणु, खगोल, इन सारे विषयों पर बहुत गहरा अध्ययन किया था। फिर 1961 में परमाणु जो ऊर्जा है उसके आयोग के उससे सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के बाद परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। आपने देखा था कि जब डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत लौटे थे तब सबसे पहले वो होमी भाभा और सर सीवी रामन के सानिध्य में आए थे। उनके साथ रहने से उनको बहुत कुछ सीखने को भी मिला था और उसने आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिली थी। इन दोनों वैज्ञानिकों में से जो डॉक्टर होमी भाभा थे उनकी मृत्यु हो गई और परमाणु ऊर्जा का जो भी कार्य था वो होमी भाभा का जो कार्य था युवा विक्रम साराभाई ने अपने कंधों पर ले लिया और उसको सौंप दिया गया। विक्रम साराभाई के कंधों पर यह काम आने पर उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। परमाणु जो है ऊर्जा उसके आयोग के वह सदस्य ही तो थे ही, लेकिन सबसे पहले वह होमी भाभा का जो कार्य था उनको पूर्ण करने में सबसे पहले वह अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है। भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई के कारण ही यह दूरसंचार, दूरदर्शन और मौसम विज्ञान का जो भी उपग्रह अंतरिक्ष में कार्य करते हैं वह सफलतापूर्वक कार्य करता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। जो बच्चों यह जो कार्य करना वो आसान नहीं है। पर डॉक्टर विक्रम साराभाई है उसने अपना संपूर्ण जीवन विज्ञान और भारत की सेवा करने में और विज्ञान के समग्र विकास के लिए उसने समर्पित। भारत में भी उनके बहुत सारे विकास किए हैं। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुआ है। अपना सारा जीवन भारत का विकास में समर्पित करने के बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी बहुत ही सम्मान प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्र में सम्मान प्राप्त हुए। हम आगे देखते कि 1962 में उन्होंने डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण और 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य बने। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य बने। 1959 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। इंडियन जियोलॉजिकल का भी प्रमुख बनाया गया। आपको पता है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई को ये जो
काम किया है वो इतना आसान नहीं, इतनी कठिनाइयाँ उसके जीवन में बहुत ही कठिनाइयाँ आई होगी, उसने उसका हल भी निकाला होगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में ये सब पुरस्कार मिलना कोई सही काम किया है इसीलिए मिला है, वो कोई काम आसान नहीं है। आपने आगे भी जाना कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना जो सारा जीवन है विज्ञान क्षेत्र में और भारत के विकास क्षेत्र में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया और आगे ही आगे विज्ञान के क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहे और मानव की जो सेवा है और विज्ञान की जो सेवा है वो करने में हमेशा तत्पर रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1913 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद में प्रमुख बने। 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। समग्र विज्ञान विभाग का जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई को बनाया जाता है। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है वह उच्च कोटि के वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि व्यवस्थाओं के बावजूद कला, शिक्षा, समाज के लिए भी पर्याप्त समय निकालते हैं। ऐसे वैज्ञानिक जो केवल वैज्ञानिक नहीं है लेकिन कला और समाज के लिए और शिक्षा के लिए भी वह अपना समय निकालते हैं। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र में नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। आपको पता है कि नेहरू विकास जो अहमदाबाद में जो नेहरू विकास संस्था है उसकी स्थापना किसके कारण हुई है? डॉक्टर विक्रम साराभाई के कारण हुई है। यहाँ वह जन सामान्य के विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते हैं। विज्ञान के प्रति रुचि लोगों में कैसे जागृत करें वह अपना अच्छे एक मंच पर अच्छा कार्यक्रम रखते हैं। फिर इन संस्थाओं में सभी व्यक्तियों को विज्ञान के प्रति प्रेरित करते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं और ऐसा कार्य करते थे। 21 दिसंबर 1971 में काली तारीख थी। काली तारीख उसे क्यों कही गई? क्योंकि हमारा भारत का जो महान वैज्ञानिक था डॉक्टर विक्रम साराभाई आज हमारे बीच नहीं है, इसीलिए इस तारीख को काली तारीख की गई है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने त्रिवेंद्रम में लॉन्चिंग स्टेशन तुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहाँ भेजा गया था? त्रिवेंद्र में। किसके लिए भेजा गया था? कि जो लॉन्चिंग स्टेशन था तुम्बा में वह कार्य निरीक्षण करने के लिए उसे भेजा गया था। वहाँ वह एक होटल में ठहरे थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई जो ये कार्य करने का निरीक्षण करने गए तो वह एक होटल में ठहरे थे। यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। हृदय की गति अचानक ही रुक गई और उसकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नित आयामों में जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। जो विज्ञान के क्षेत्र में नित नित नए नए आयामों से जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को सत सत नमन, ऐसी महान प्रतिभा को सत सत नमन। ऐसे डॉक्टर विक्रम साराभाई कि जिन्हें अपना संपूर्ण जीवन विज्ञान, समाज और भारत के विकास के लिए समर्पित कर गए, ऐसे महान वैज्ञानिक 21 दिसंबर 1971 के दिन त्रिवेंद्र में तुम्बा में हृदय की गति रुकने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। आज ऐसे महान वैज्ञानिक जो है भारत के वो हमारे बीच नहीं है, इसका हमें बहुत ही हृदयपूर्वक दुख होता है। तो सभी बच्चे को यहाँ डॉक्टर विक्रम साराभाई का जो यह पाठ है वो पूर्ण होता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई की सभी बातें आपको अच्छी तरह याद रहे इतनी मैं इच्छा रखती हूँ, क्योंकि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने संपूर्ण जीवन को उजागर किया है और हमेशा आगे बढ़ने की हम सबको प्रेरणा दी है। आपने देखा कि डॉक्टर विक्रम साराभाई जब 2 साल के थे तभी रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके लिए भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा और डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने कर्मों से यह साबित भी कर दिया कि वह एक अच्छे वैज्ञानिक ही नहीं, वह समाज के अच्छे कार्यकर्ता भी बने और भारत के विकास को आगे बढ़ने में उन्हें बहुत ही कार्य किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे महान व्यक्ति को आज भी हम नहीं भूल सके हैं। तो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें अभ्यास का प्रश्न है, आप सब बच्चे देख सकते हैं कि उसका पहला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई ने अपना नाम खुद चिट्ठियाँ लिखी होगी। क्यों?
कि विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठियाँ लिखी होगी कि जब वह अपने पिता अंबालाल के साथ शिमला घूमने गए थे तब उसके पिता के नाम से ढेर सारी चिट्ठियाँ आती थी। तब यह देखकर विक्रम को ऐसा लगा कि पिता के नाम का तो बहुत सारी चिट्ठियाँ आती है, तो मेरे नाम क्यों नहीं आती। इसीलिए अपने नाम चिट्ठियाँ आए। इसीलिए डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कहीं लिफाफे पर अपना नाम और पता लिख दिया। फिर थोड़े दिन बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर भी चिट्ठियाँ आने लगी। और ऐसा सुझाव बचपन में 5-6 साल के थे तब उसके ऐसा सुझाव आया और अपने नाम की चिट्ठी आई। इसके पीछे उसका एक उद्देश्य था और उसमें सफल भी रहे। विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे। इस तरह आपको क्या करना पसंद है? क्योंकि डॉक्टर विक्रम साराभाई है वो साइकिल पर अनेक प्रकार की कलाबाजियाँ तो करते ही थे, लेकिन उनके साहसिक कारनामे बहुत है जिसमें साहस भरा काम हो। कोई भी कार्य जो आसान नहीं है, बड़ा है, लेकिन इस साहस भरे काम को वह बहुत अच्छी तरह करना जानते थे और उसके यही साहसिक कारनामे पसंद थे। आगे है, इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए विक्रम साराभाई के बचपन की घटना अपने शब्दों में लिखिए। आप सभी बच्चे ने ये भाग 1 और भाग 2 अच्छी तरह समझे होगा, तो आप विक्रम साराभाई के बारे में बचपन की जो बातें हैं आपको पता है कि जो उसकी शिमला वाली बात, साइकिल की कलाबाजियाँ वाली बात, ये सभी जो बात है वह अपनी विक्रम साराभाई की जीवन की वह आपकी नोटबुक में अपने शब्दों में लिख सकते हैं। फिर है शब्दार्थ के निर्देशक वाक्यों में प्रयोग। आपको स्वाध्याय में कहीं छोटे छोटे शब्द दिए हैं, पर इस शब्दों को आपको क्या करना है कि इस शब्दों में अलग अलग ढंग से लिखे गए हैं। सभी शब्दों का आपको अच्छी तरह एक प्रकार का वाक्य बनाना है। जिस तरह मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाती हूँ कि भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया, तो इस प्रकार आपको अलग अलग रूप में वाक्य बनाना है, फिर आपको इसमें लिखना है। फिर है दूसरा प्रश्न आपका। दूसरा प्रश्न आपका क्या है बच्चे? आपको मालूम है कि दूसरा प्रश्न आपका है कि एक वचन और बहुवचन। मैंने आपको आगे वीडियो में भी सिखाया था। फिर इस 6 ये जो 6 नंबर का जो पाठ है आपका, उसे आपका स्वाध्याय में 2 नंबर का जो प्रश्न है उसमें आपको लिखा है कि लड़का, तो एक वचन है लड़का, तो जो लड़का एक ही बताया है तो उसका आपको बहुवचन करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो लड़का है तो एक से ज़्यादा हो तो वो बहुवचन में बदला जाता है, एक हो तो उसे एक वचन कहा जाता है। यहाँ आपको दिखता है कि लड़का, तो लड़का को क्या बोलते हैं? लड़के। दूसरा है किताब, तो किताब को क्या बोलते हैं? किताबें। क्या बोलते हैं? ये मेरे पास जो है वो एक है पाठ्य पुस्तक, पर मेरे साथ एक साथ ढेर सारी पाठ्य पुस्तक के। तीसरा है नदी। ऐसा शब्द जो आता है तो उसमें दीर्घ से ह्रस्व किया जाता है और फिर अर्धचंद्र बिंदी पर लिखा जाता है। नदी तो क्या बोला जाता है? नदिया। एक नदी हो तो नदी बोली जाती है, एक से जारी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, ऐसी ढेर सारी नदियाँ हो एक से ज़्यादा, तो आपको क्या लिखना चाहिए? नदिया। इसी प्रकार है लिफाफा, तो लिफाफा एक ही, यानी कि एक ही पत्र है। लिफाफा यानी कि पत्र, तो एक ही पत्र है, तो एक से ज़्यादा हो तो आपको क्या कहा जाता था? लिफाफे। इन सभी बच्चों को आपको अच्छी तरह इस बात का ध्यान रखना है। फिर आपको इसी शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने को कहें तो आप कैसे करेंगे? मानो कि उदाहरण के तौर पे आप देखे जाइए तो लड़का, तो पहला हम लेते हैं लड़का, तो लड़का मैदान में खेल रहा है, तो एक वचन है, ये वाक्य में एक वचन है, तो उसका बहुवचन करना है, तो हम कैसे करेंगे? लड़के मैदान में खेल रहे हैं। एक लड़के की बात की थी पहले वाक्य में, लड़का मैदान में खेल रहा है, पर आपको बहुवचन के तौर में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे?
लड़के मैदान में खेल रहे हैं। इसी प्रकार मातृभाषा में अनुवाद करना है कि आपको यहाँ एक सुंदर सा फकरा दिया है, परिच्छेद दिया है, तो इस परिच्छेद को आपको जब परीक्षा में पूछा जाए तो आप इस परिच्छेद को सबसे पहले अच्छी तरह पढ़ेंगे, फिर इस परिच्छेद तो आपको गुजराती में लिखना है। पहला परिच्छेद का जो वाक्य है कि वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे बल्कि व्यवस्थाओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकालते थे। तो આનું શું થાય કે તે કેવળ એક વૈજ્ઞાનિક નથી પરંતુ વ્યવસ્થાઓમાં, કલામાં, શિક્ષા અને સમાજમાં પણ તે પોતાનો સમય કાઢતા હતા। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई કે તેમના આ પ્રયાસને કારણે અમદાવાદની અંદર લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને नेहरू विकास संस्थाની स्थापना થઈ। यहाँ वह जन सामान्य के विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। त्या तेओ सामान्य व्यक्तिओ जे छे एने विज्ञान ने प्रति रुचि जागृत थाय ए माटे तेओ कार्य करता हता। तो आ हतो एनो गुजराती में अनुवाद। दरेक बच्चे आपका जो यह हिंदी जो परिच्छेद है, ये परिच्छेद को सबसे पहले आपको अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद ही आपको मालूम होगा कि उसका गुजराती कैसे किया जाए। हम आसानी से जो हिंदी अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपका जो गुजराती परिच्छेद भी आप अच्छी तरह लिख सकेंगे। अब आपको भाषा सजता है, तो भाषा सजता में पहला प्रश्न है पढ़िए और समझिए। पढ़िए और समझिए। पहले आपको क्या करना है, इस वाक्यों को अच्छी तरह पढ़ना है, फिर उसको समझना है और फिर लिखना है। क्या कहना चाहते हैं इस वाक्य में कि यह किताब कोकिला की है। दूसरा वाक्य है लड़का गेंद से खेल रहा है। लड़का गेंद से खेल रहा है। तीसरा वाक्य है दरवाजे पर कोई है। दरवाजे पर कोई है। और चौथा वाक्य है प्रीति के पास कुछ तो है। अब आपको पता है कि जो इस वाक्य है उसमें कहाँ कहाँ किस किस जगह अंडरलाइन की हुई है। यह, लड़का, कोई और कुछ की है ना। तो वो क्या बताना चाहते हैं आपको पता है? नहीं पता। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये सर्वनाम है। सर्वनाम, नाम की जगह जो शब्द रखा होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम जो निश्चित है उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो सबसे पहले जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध करवाया जाए उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यह, वह, यह मेरी बहन है, तो ये निश्चित है कि यह मेरी ही बहन है। वह उसकी किताब है, तो वो भी निश्चित है कि इसकी ही किताब है। तो जिसका निश्चित होना उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यह किताब कोकिला की है, यहाँ उदाहरण मैंने लिखा है कि यह किताब कोकिला की है, तो आप उसे निश्चयवाचक सर्वनाम बताएंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताएंगे। तो सभी बच्चों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसी प्रकार दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपने निश्चयवाचक सर्वनाम तो अच्छे से समझ लिया, पर आपको आगे क्या समझना है? आपको आगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है वो कब बनता है, तो मैं आपको सिखाती हूँ और आप अपनी पाठ्य पुस्तक में या ब्लैक बोर्ड में अच्छी तरह ये वीडियो देखते समय आप सभी बच्चों को देखना है कि किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय न हो तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई, कुछ। आज हमें पता ही नहीं है कि दरवाजे पर कौन है,
तो हम उसे निश्चित तौर पर नहीं बता सकते। तो हम उसे क्या बता सकते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बता सकते हैं बच्चे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कोई है, तो इस वाक्य को आप किस सर्वनाम के नाम से पुकारेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बगीचे में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे? कुछ शब्द, कुछ। कितने हैं हमें मालूम नहीं है, शब्द क्या बना लिखा है? कुछ। तो कुछ वो क्या बोलते हैं उसे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किताब किसकी है? मैं आपको 3-4 वाक्य यहाँ पढ़ती हूँ, आपको इस सारे वाक्यों को समझना है, फिर आपको बताना है कि यह निश्चित है कि अनिश्चितवाचक, तो आप बता सकेंगे। कौन खेल रहा है? हमें पता नहीं है, तो यह वाक्य कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कौन है? मैंने आपको बोला कि दरवाजे पर कौन है हमें पता नहीं है, तो वह किस प्रकार का वाक्य बन सकता है? निश्चितवाचक या अनिश्चितवाचक? तो यह वाक्य बनता है अनिश्चयवाचक। प्रीति के पास क्या है? प्रीति के पास क्या है? मुझे भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, तो ये किस प्रकार का सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक? तो आप सबको पता होगा कि यह जो वाक्य है वो अनिश्चयवाचक है। तो इस प्रकार आप सभी बच्चे ने अच्छी तरह समझ लिया होगा कि 2, 3, 4 वाक्य हमें परीक्षा में पूछे जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं कि यह निश्चयवाचक है या अनिश्चयवाचक है। सबसे पहला वाक्य है कि यह किताब कोकिला की है, तो आप सभी बच्चे जानते हो और बता भी सकते हो कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। पर आपको ऐसा पूछा जाए कि दरवाजे पर कोई है, तो इस वाक्य को क्या बोला जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार आप सभी बात को अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो इस सभी बात का आपको ख्याल रखना है। मैंने आपको पहले भी समझाया था और अभी भी समझाती हूँ कि जो डॉक्टर विक्रम साराभाई है उसके बारे में जब भी आपको लिखना है तो पहले से लेकर अंत तक आपको इस पाठ का अच्छी तरह पठन करना होगा। इस पठन के बाद ही आप अच्छी तरह डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में जान सकेंगे और इसके बारे में लिख सकेंगे। इसके द्वारा आप एक निबंध भी लिख सकते हैं कि दूरदर्शन के लाभालाभ। तो इस प्रकार के दूरदर्शन के कारण आज हम किस प्रकार का हमें लाभ मिला है और किस प्रकार का हमें गैर लाभ भी मिला है। तो इस प्रकार बच्चे आप डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में अच्छी तरह लिखने के लिए सबसे पहले शुरू से लेकर अंत तक डॉक्टर विक्रम साराभाई का जो यह सुंदर पाठ है, उनकी जो जीवनी है साहित्य स्वरूप, इनको अच्छी तरह आपको पढ़नी है और फिर इनके बारे में अच्छी तरह लिखना है। शुरुआत जन्म से लेकर अंत तक, उनकी मृत्यु तक आपको सभी एक आपकी नोटबुक में लिखना है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले डॉक्टर विक्रम साराभाई का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था, किस साल में हुआ था, यह सभी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अगर आपको यह पता होगा तो आप अच्छी तरह डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको उनका बचपन की बातें, उनका जन्म, उनके माता पिता का नाम, उनके क्या काम पसंद थे, क्या नहीं थे, वह किस प्रकार की हाई स्कूल में किन किन प्रकार की पढ़ाई किस साल में की, उन्हें आगे जाकर कया और किस प्रकार के साहित्य स्वरूप भटनागर आगे उसके किन किन प्रकार के पुरस्कार के नवाजे गए, उनके कौन सी विषयों में उसके दिलचस्पी थी, ये सभी बातों का आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है और सभी बातों को अपनी नोटबुक में अच्छी तरह लिखना है। फिर भी आप बता सकते हैं कि डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन में उनके किन किन प्रकार की प्रगति की थी। तो सभी बच्चों को यह सब अच्छी तरह समझ आ गया कि बहुवचन, एकवचन, सर्वनाम, ये सब आपको बहुत ही व्याकरण है, यह व्याकरण को भी आपको अच्छी तरह याद रखना है। परीक्षा में 2 मार्क्स से एकवचन और बहुवचन भी पूछते हैं। जब एक ही वस्तु की बात की हो तो एकवचन कहा जाता है, एक से ज़्यादा
व्यक्ति की बात की हो तो बहुवचन कहा जाता है। इस बात का भी आपको अच्छी तरह याद रखना है। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जब कोई भी वस्तु निश्चित हो, वस्तु या व्यक्ति, तब भी निश्चयवाचक बनता है। जिसकी कोई स्थिति न हो, जिसका हमें कोई पता ही नहीं हो, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो इस प्रकार आपको ये दोनों सर्वनाम को भी अच्छी तरह समझ लेना है। इस वीडियो को 2 बार देखना है और आप सभी बच्चे को मालूम होना चाहिए कि हम इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे और अच्छी तरह समझेंगे। फिर आगे आपको क्या करना है कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास जो है उसके 2 ही प्रश्न हैं। इन 2 ही प्रश्नों को आपको अपने शब्दों में अच्छी तरह लिखना है। और स्वाध्याय में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है कि किस प्रकार इन शब्दों का प्रश्न 1 में वाक्य बनाना है। दूसरा है जो मैंने आपको सिखाया कि एक वचन को बहुवचन बनाना है। लड़के, पहला जो उदाहरण है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो इस प्रकार का जो है उसका बहुवचन में वाक्य कैसा बना जाए कि लड़के मैदान में खेल रहे हैं। पहला वाक्य था कि लड़का मैदान में खेल रहे थे। दूसरा वाक्य किस प्रकार बना कि लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो इस प्रकार स्वाध्याय का तीसरा प्रश्न है कि जो मैंने अभ्यास और स्वाध्याय दोनों आपको नोटबुक में लिखना किया है। तो तीसरा प्रश्न है मातृभाषा में अनुवाद करना। मैंने आपको भी ये अच्छी तरह समझा दिया है। भाषा सज्जता, भाषा सज्जता में 2 ही प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये दोनों को आपको अच्छी तरह उदाहरण के तौर पर आपकी नोटबुक में लिखना है। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे को विक्रम साराभाई का जो ये पाठ है वो अच्छा लगेगा और आप इनके बारे में समझेंगे और इनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। अस्तु।